अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना में इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के नताइज का कल होगा ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जारी करेंगे नताइज। पर्चों की जांच हुई मुकम्मल। रेवंत रेड्डी को जाना और केसीआर को वापस आना होगा। केसीआर से मुलाकात के बाद जीवन रेड्डी का बयान। वादे पूरे न करने का इल्जाम। जगतियाल में केसीआर का अनकरीब बड़ा जलसयाब। संगारेड्डी जिले अमीनपुर मंडल में हाइड्रा के बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाई को हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। मुकामी अवाम की दरख्वास्त पर अदालत का फैसला। हैदराबाद पुलिस का नया इक़दाम। खुफिया कैमरों की निगरानी सख्त। होटल, मॉल्स और कॉलेजेस में छुपे कैमरों की शुरू होगी तलाशी। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए CI टीम्स कायम। जदीद कैमरे फराहम। नशा करने और मंशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। कब्रिस्तानों और रेलवे स्टेशनों पर दी जाएगी खुसूसी तवज्जो। एडिशनल DCP टास्क फोर्स A श्रीनिवास राव का बयान। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का इतवार 12 अप्रैल को ऐलान किया जाएगा। महकमे तालीम का कलमदान रखने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इंटरमीडिएट के नताइज की इजराई अमल में लाएंगे। कहा गया है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से रियासत में जुमला 65 लाख जवाबी पर्चों की जांच तकरीबन 20 स्टॉप वैल्यूएशन कैंपस में मुकम्मल कर ली गई हैं। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी इन जवाबी पर्चों की खास तौर पर जांच की गई है, जिन्हें बहुत कम नंबरात हासिल हुए हैं या सिर्फ 0 हासिल हुआ है। इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात में जुमला 9,97,075 तलबा व तालिबात ने शिरकत की थी। इम्तिहानात का 25 फरवरी से 18 मार्च तक इनेकाद अमल में लाया गया था और रियासत भर में जुमला 1495 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। नताइज की इजराई के बाद इनका वेबसाइट पर मुशाहिदा किया जा सकता है और आर्जी मेमो भी हासिल किए जा सकते हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी ने महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती के मौके पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फूले ने समाजी बेहतरी और इस्लाहात के लिए जो जद्दोजहद की थी वो मिसाली थी। उन्होंने कहा कि समाज के बिछड़े हुए और कमज़ोर तबकात को इनके जायज़ हुकूक दिलवाने के लिए ज्योतिराव फूले की जद्दोजहद मिसाली है और ऐसे हमेशा याद रखा जाएगा। ज्योतिराव की जयंती के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इनकी तस्वीर पर गुलाए अकीदत पेश किए और इन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि समाज की बेहतरी और इंसाफ के लिए इनकी जद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। तेलंगाना की सियासत में बड़ी हलचल देखने में आई है, जहां साबिक वज़ीर T जीवन रेड्डी ने 42 साला वाबस्तगी खत्म करते हुए कांग्रेस छोड़ने के 2 हफ्ते बाद PRS सरबराह KCR से मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत का वाज़े इशारा दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में T जीवन रेड्डी ने रियासत में बदलते सियासी रुझान का जिक्र करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी को जाना होगा और KCR को वापस आना होगा का नारा अवाम में जोर पकड़ रहा है। उन्होंने वाज़े किया कि वो इख्तिदार के लिए नहीं बल्कि अवामी मुफाद में अपोजिशन में जा रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत पर वादे पूरे ना करने, खुसूसन रोजगार के मामले में सख्त तनकीद करते हुए कहा कि 3 लाख नौकरियों के वादे के मुकाबले में सिर्फ 17,000 मुलाजिमतें दी गई। साथ ही इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इख्तियारात को मरकजियत दे दी है और पार्टी निज़ाम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने SC/ST तलबा की फीस रिएम्बर्समेंट फंड्स के गलत इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम आयद किया, जबकि ऐलान किया कि जगतियाल में एक बड़ी अवामी रैली मुनक़्क़द की जाएगी जिसमें KCR को बतौर मेहमान खुसूसी मदद किया गया है और BRS में शमूलियत तेलंगाना की सियासत में एक नए मोड़ की अलामत समझी जा रही है। కాంగిచ్చేవాన్నైనట్టయితే నేను ఆనాడు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో పోదో చెప్పంటాను. నేను ఇవాళ ఏది ఇస్తుందో వీళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు ఇచ్చే వాగ్దానాలు నెరవేర్చలేకపోవడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ మొన్నటి ఎన్నికల్లో 23 నవంబర్ ఎన్నికల్లో ప్రజలకు ఇచ్చే వాగ్దానాలు నెరవేర్చలేకపోవడంతో ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడటానికి ఇవాళ ఏది ఇస్తుందో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంచుకోవడం జరిగింది.
యొక్క ప్రస్తుత బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఇతర రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులందరూ కూడా కలిసి అనేక విషయాలు చర్చించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర పురోభివృద్ధి, రాష్ట్ర హితం గురించి బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోషించబోయే పాత్ర, మరి అందులో నాకు కూడా వారితో కలిసి ప్రయాణం చేసేటువంటి ఒక అవకాశం కల్పించే విధంగా వారు ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకోవటం, వారు ఇందులో భాగంగానే చికిత్సలు కూడా ఏదైతుందో ఒక బహిరంగ సభ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పని కూడా భావించడం జరుగుతుంది. ఆ సభ సమావేశం ఏర్పాటుకు సంబంధించి కూడా ఏదైతున్నదో చర్చించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా బ్రాడ్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది తప్ప స్పెసిఫిక్ అంశాలు అనేవి లేవు. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ కేసీఆర్ గారు జీవితాల్లో రావాలని చెప్పిన అందరూ కూడా వారి ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతానికి కూడేలుగా ఉన్నటువంటి జీవితాల్లో వాళ్ళ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించి ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది. దానికి ముఖ్య అతిథిగా పెద్దలు బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షులైనటువంటి కేసీఆర్ గారు పాల్గొనే విధంగా వారు సమయం కేటాయింపు చేయాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేయటం, వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు. ఎప్పుడు జాయిన్ అవుతున్నారు సార్? ఎప్పుడు సభ పెడుతున్నారు జగిత్యాలలో? जिले संगारेड्डी के अमीनपुर मंडल के एल्लापुर गांव में आज सुबह हाइड्रा ने अपनी अब तक की बड़ी अंसदादे तजाविजात कार्रवाइयों में से एक का आगाज किया, जिसमेमें सैकड़ों एहलकारों, भारी पुलिस फोर्स और बुलडोजर के साथ रेवेन्यू व म्युनिसिपल टीमें शामिल थी। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई तकरीबन 1263 एकड़ सरकारी अराजी, खासतौर पर FTL और बफर जोन इलाकों में मुबैना कब्जों को खत्म करने के लिए की जा रही थी और करीब 860 एकड़ अराजी, जिसकी मालियत हजारों करोड़ रुपए बताई जा रही है, को महफूज बनाने का हदफ था। इसी दौरान कुछ नुमाया गैर मजाज तामीरात जैसे कि एक गेस्ट हाउस, जिस पर माजी में अदालती हुक्म के बावजूद तामीर का इल्जाम है, और एक 6 मंजिला इमारत को भी निशाना बनाया गया। कार्रवाई के बायस इलाके में शदीद कशीदगी पैदा हो गई और मुकामी अफराद ने इल्जाम आयद किया कि बगैर किसी पेशगी नोटिस के अचानक इन्हदामी मुहिम शुरू की गई। हालांकि इनके पास कानूनी इजाजतनामे मौजूद हैं, जिसमें मुतासरीन ने अदालत से रुजू किया। बादतन तेलंगाना हाई कोर्ट ने फौरी मदाखलत करते हुए हाइड्रा को इन्हदामी कार्रवाई रोकने की हिदायत दी, जिसके बाद जारी ऑपरेशन को अचानक मुअत्तल करते हुए बुलडोजर और अमला वापस बुला लिया गया। अदालत के इस हुक्म से मुकामी अवाम को वक्ती राहत तो मिली, लेकिन इलाके में बेचैनी बरकरार है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, जहां कई सारिफीन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे बुलडोजर राज करार दिया। गरीब और मुतवासित तबके के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाए और ये भी पूछा कि इन्हीं क़वानीन का इतलाक़ बाअसर अफराद और सियासी शख्सियात की मुबैना गैर कानूनी जायदादों पर क्यों नहीं किया जाता है। यूं ये मामला न सिर्फ कानूनी बल्कि सियासी और अवामी बहस का भी मरकज बन गया है। डिप्यूटी फ्लोर लीडर BRS टी हरीश राव ने कहा कि रियासत जब कभी भी इंतखाबात हों, अवाम ने कांग्रेस से इख्तिदार का खात्मा करके BRS को इख्तिदार सौंपने का जहन बना लिया है। हरीश राव ने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दावे कर रहे हैं कि रियासत में आइंदा भी कांग्रेस की हुकूमत होगी। उन्होंने सवाल किया कि रियासत रेवंत रेड्डी ने 2.5 साल के इख्तिदार में ऐसे क्या काम किए हैं जिससे इन्हें इख्तिदार हासिल हो। हरीश राव ने कहा कि रियासत में तकरीबन तमाम फलाही स्कीमात को रोक दिया गया है, किसानों के कर्ज माफ नहीं किए गए हैं, वजीफे की रकम में इजाफा नहीं किया गया। कांग्रेस ने अवाम से जो कुछ भी वादे किए थे इन्हें फरामोश कर दिया गया है और इन पर कोई अमलावारी नहीं हो रही है। इसके बावजूद रेवंत रेड्डी कांग्रेस से इख्तिदार का दावा कर रहे हैं, जो मज़ाहिका खेज है। हरीश राव ने कहा कि रियासत में जब कभी इंतखाबात होंगे, BRS को अवाम वोट देकर कामयाब बनाएंगे और कांग्रेस इख्तिदार का खात्मा होगा। तेलंगाना की सियासत में एक और तनाज़ा खड़ा हो गया है, जहां साबिक़ MLC व तेलंगाना जागृति की सरबराह के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद बदउनवानी के इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि HMDA और GHMC के दायरेकार में हज़ारों करोड़ रुपए के काम टेंडर्स के बजाय नामजदगी के तरीके से अपने करीबी अफराद को दिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अफसरान की कमेटी ने भी सिफारिश की थी कि तमाम काम शफाफ टेंडर्स के जरिए दिए जाएंगे, मगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया कि कविता ने तकरीबन 1148 करोड़ रुपए के काम नामजदगी पर देने को तेलंगाना स्टेट फाइनेंशियल कोड के खिलाफ करार देते हुए सख्त मजम्मत की और इल्जाम लगाया कि हाइड्रा के नाम पर लूट मार जारी है। उन्होंने दावा किया कि रियल एस्टेट कंपनियों को हिरासा करते हुए फी मुरब्बा फीट रकम वसूल की जा रही है। साथ ही सवाल उठाया कि हैदराबाद की तरक्की के नाम पर हासिल किए गए 35,000 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए। कविता ने खबरदार किया कि अगर ये सिलसिला बंद न हुआ तो तमाम सबूत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पेश किए जाएंगे और वाजे किया कि हुकूमत फौरी तौर पर नामजदगी के निज़ाम को ख़त्म करे, बसूरत दिगर अवामी सतह पर बड़े एहतजाज किया जाएगा। ఈ అర్బన్ ఫారెస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో మొన్ననే సీఎం గారు వెళ్ళి ఓపెన్ చేసిన ఈకో పార్క్ రాజేందర్ నగర్లో కోత్వాల్గూడలో 50 కోట్లతో ఈకో పార్క్ చేస్తే ఆ 50 కోట్లు కూడా నామినేషన్ బేసిస్ మీద ఇచ్చిన వర్కే. అది ఈ గవర్నమెంట్ చేస్తున్నది ఏం కాదు. బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పటి నుంచి మా దగ్గర ఆర్టీఐలో 2017-18 నుంచి డేటా ఉంది. 2017-18 నుంచి మొన్న 2021-22 వరకు బీఆర్ఎస్ హయాంలో 485 కోట్ల రూపాయల వర్క్స్ నామినేషన్ కింద ఇచ్చారు. అంటే ఏం లేదు, వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా మళ్ళీ సర్టిఫైడ్ కాంట్రాక్టర్స్ కాదు, మొత్తం ఆ 17 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా అదే ఒరవడిని కొనసాగిస్తూ ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా 2 సంవత్సరాల్లో 1148 కోట్ల రూపాయలను నామినేషన్ బేసిస్ మీద ఇచ్చేసారు. అది నేను చెప్తానని ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా చెప్పిందే. నేను 1148 కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా అని చెప్పి ఈ ఈకో పార్క్ ఓపెన్ చేశారు ఆయనే చెప్పింది. ఈ మొత్తం 1148 క్రోర్స్ కూడా కంప్లీట్గా నామినేషన్ మీద ఇచ్చారు. దిస్ ఈజ్ అగేన్స్ట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ కోడ్ సెక్షన్ 173. తెలంగాణ స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ కోడ్ అని ఉంటుంది, దానికి అగేన్స్ట్ ఇది. ఇట్లా నామినేషన్ పద్ధతిలో ఇవ్వడానికి లేదు. 2023లో ఒక కమిటీ వేసిన ఆఫీసర్స్ కమిటీ అందరినీ కూడా విచారణ చేసి జరుగుతున్నటువంటి అవినీతి కానీ నామినేషన్ కానీ పద్ధతులన్నీ చూసి 2023లో ఆఫీసర్స్ కమిటీ ఒక రికమెండేషన్ ఇచ్చింది. టెండర్ వేయకుండా ఇట్లా ఇవ్వడానికి లేదు, నామినేషన్ బేసిస్ మీద ఇవ్వద్దు అని చెప్పి ఆఫీసర్స్ కమిటీ డైరెక్ట్గా రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఇంతవరకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రిపోర్టుని పట్టించుకోకుండా దాదాపు 1148 కోట్ల రూపాయలను నామినేషన్ పద్ధతిలో ఇవ్వడాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా ఇది ముఖ్యమంత్రి గారి డిపార్ట్మెంటు, వారి స్వీయ పర్యవేక్షణలో ఉండేటటువంటి డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి ఇన్ని వందల కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనాన్ని ఇట్లా దుర్వినియోగం చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఖచ్చితంగా టెండర్ సిస్టమ్ దాంట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. हैदराबाद में बड़ी पेशरफ्त के तहत 42 CPI माविस्ट कारकुनान, जिनमें PLGA बटालियन के नायब कमांडर सोडी कालेशलू उर्फ केशा समेत दिगर अहम कायदीन शामिल हैं, ने तेलंगाना पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर ली। ये कार्रवाई तेलंगाना DGP B शिवधर रेड्डी की मौजूदगी में अंजाम पाई, जहां माविस्टों ने 36 हथियार भी हवाले किए, जिनमें AK-47 SLR, इंसास राइफल्स, स्टेन गन, पिस्तौल और रिवॉल्वर समेत हजारों से ज्यादा जिंदा कारतूस और तकरीबन 800 ग्राम सोना शामिल है। हुक्काम के मुताबिक ये हालिया खुद सुपुर्दियाँ इस सिलसिले की कड़ी हैं, जिसमें इससे कबल भी सैकड़ों नक्सली हथियारों समेत हथियार डाल चुके हैं और अब CPI माविस्ट के मुसल्ला विंग पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी को मुकम्मल तौर पर गैर मौसर करार दिया गया है, जबकि तेलंगाना स्टेट कमेटी भी अमलन ख़त्म हो चुकी है, जिसके बाद हुक्काम ने दावा किया है कि रियासत तेलंगाना अब माविस्ट मुसल्लह सरगर्मियों से मुकम्मल तौर पर पाक हो चुकी है। सिटी पुलिस की जानिब से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। अब ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए शी-आई टीम्स की तश्कील अमल में लाई गई है। हर जोन के एतबार से जुमला 7 शी-आई टीमें तश्कील दी गई हैं। कमिश्नर पुलिस मिस्टर VC सजनान ने इन टीमों को इंतहाई असरी कैमरे हवाले किए। इन इंतहाई असरी कैमरों की मदद से ख़वातीन की इज्जत व एहतराम के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी शख्सी प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। इन कैमरों की मदद से खुफिया कैमरों का भी पता चलाया जा सकेगा। शी टीम इनकी मदद से होटलों,
मॉल्स, हॉस्टलों, तालीमी इदारों और तिजारत व कमर्शियल इदारों में खुफिया कैमरों का पता चलाएंगी और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगी। तमाम 7 शीआई टीमों को तमाम 7 जोन्स में मुतय्यन किया जा रहा है। इन टीमों को 2 मराहिल में खुसूसी तरबियत दी गई है ताकि वो कैमरों का इस्तेमाल कर सकें। कहा गया है कि शीआई टीमों की जानिब से खवातीन को ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए भी मौसर इक़दाम किए जाएंगे और इनमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया जाएगा। హార్డ్వేర్ కూడా మిస్యూజ్ చేసే ఒక కేసెస్ కూడా మా దృష్టికి రావడం జరిగింది. ముంజాగ్రత్తగా ఈ ఒక ఇనిషియేటివ్ని లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది. షీన్ టీమ్స్ భాగంగానే మనం ఈ టీమ్స్ పని చేయడం జరుగుతుంది. ఆ టీమ్స్ కూడా మనకు మెయిన్ ఏమంటే 15 టీమ్స్ ఉన్న షీ టీమ్స్, దాంతో పాటు కొన్ని టీమ్స్ పెంచేసి స్పై కెమెరాస్ కావచ్చు, సీక్రెట్ డివైసెస్ కావచ్చు, అన్ని కూడా హార్డ్వేర్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి 7 టీమ్స్ కూడా మనము ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క జోన్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. సర్ప్రైజ్గా వెళ్ళి ఇప్పుడు మన దానికంటే ముందు ఈ అన్ని స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరున్నారు, హోటల్స్ కావచ్చు, మాల్స్ కావచ్చు, హాస్టల్స్ వాళ్ళు కావచ్చు, హాస్పిటల్స్ కావచ్చు, అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా మనము మన SHOs కూడా డీటెయిల్ అడ్వైజరీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करने वालों और नशा आवर अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में शिद्दत पैदा की जाएगी और मजीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स मिस्टर A श्रीनिवास राव ने बताया कि गुज़िश्ता दिनों में रॉडी शीटर्स के जो तिब्बी मुआयने किए गए थे, इनमें बेशुमार अफराद नशा की आदत पाए गए थे। इस सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर मिस्टर VC सजनार की हिदायत पर सिटी पुलिस की जानिब से नशा करने वालों और नशीली अद्वियात को फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। आइंदा चंद दिनों में खबरस्तानों, रेलवे स्टेशनों, सुनसान मुकामात और लावारिस गाड़ियों पर ख़ास तौर पर तवज्जो देते हुए मुहिम चलाई जाएगी। मिस्टर A श्रीनिवास राव ने बताया कि शहर को नशा से पाक करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे और किसी से नरमी नहीं बरती जाएगी। नशा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और मंशियात या गांजा फरोख्त करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने वालिदैन से भी अपील की है कि वो अपने बच्चों की निगरानी करें और इन्हें इस तरह की बुराइयों और लानतों से बचाने के लिए इनकी बेहतर तरबियत को यकीनी बनाएं। सबको सलाम हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से। ये 2-3 दिन से जो शहर हैदराबाद में जो हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमारे टास्क फोर्स और HNU ऑल स्पेशल विंग्स पूरा इकट्ठा होके जो गंजोटियाँ हैं, ड्रग पेडलर्स है, सबके ऊपर वो लोगों के ऊपर फोकस करते हुए हम लोग 3 दिन से जो ऑपरेशन कर रहे थे, स्पेशल ऑपरेशन, उसमें 239 मेंबर्स को फर्स्ट फेज़ में हम लोग वो लोगों को लिफ्ट करने के बाद ये सबको हॉस्पिटल को गांधी, उस्मानिया और एर्रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल को लेके जाके सबका ड्रग का कंजम्पशन का टेस्ट कराए थे। इसमें ये बहुत शॉकिंग इशू है। तो हम लोग 239 मेंबर्स को ये ड्रग टेस्ट करा दिए तो 90+ लोगों में पॉजिटिव गांजा कंजम्पशन का आया। तो फौरी हमारा कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये सब के ऊपर ड्रग कंज्यूमर में बुक करके अब ये लोगों को सबको कोर्ट में पेश करने और डी एडिक्शन सेंटर को भिजाने की तैयारी चल रही है। तो ये कार्रवाई, ये सैम्पल है, ये इसके बाद अभी जो होने वाला है अब इससे 10 गुना बड़ा इस पे प्रोग्राम हमारे CP साहब ने बनाया। तो उसके लिए पूरे तैयारियां भी हो गई। अभी अब से कोई भी ड्रग पेडलर और कोई भी ये कंज्यूमर कोई भी है अपना एरिया में अब ऑल सिटीजन्स अपना जिम्मेदारी समझ के आप लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप लोग डरते होंगे वो लोग कुछ करते बोल के, ऐसा डरने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग है, पुलिस है आपके पूरा आपका इबादत देखने के वास्ते, आपके
सेफ्टी और सिक्योरिटी का वास्ते हमारा जिम्मेदारी है। आप लोग सिर्फ हमारा ये जो ड्रग कंट्रोल का नंबर है, नहीं तो हमारा टास्क फोर्स का कंट्रोल नंबर है, मेरा भी नंबर है, हमारे नंबर पे आप इंफॉर्मेशन दीजिए। शहर में पुलिस की जानिब से कार्डन एंड सर्च और कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शब मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में ये प्रोग्राम मुनाक़द किया गया। एडिशनल डीसीपी गोलकुंडा जोन मिस्टर बी कृष्णा गौड़ की मदद से ये प्रोग्राम मुनाक़द किया गया और इसमें एसीपी गोशामहल डिवीजन एस सुदर्शन के अलावा इंस्पेक्टर पुलिस मंगलहाट मिस्टर एस रघुवेंद्रा और दूसरों ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा गोलकुंडा जोन के SHOs और दूसरी टीमों को भी इसमें शामिल किया गया। इस कार्डन एंड सर्च प्रोग्राम के दौरान लाला भवन से राहुल फुटवेयर, जुमेरात बाजार लाला भवन, बड़ा बाबा हनुमान मंदिर से टक्करवाड़ी और धूलपेट के कुछ इलाकों का अहाता किया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान जुमला 111 सिलेंडर जब्त किए। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ये मुहिम चलाई गई। कहा गया है कि जब्त शुदा सिलेंडर्स में 10 घरेलू सिलेंडर्स, 7 कमर्शियल सिलेंडर्स और 94 छोटे सिलेंडर्स शामिल हैं। इसके अलावा शराब की बोतलों और दूसरी अशिया की भी जब्ती अमल में लाई गई है। इस मुहिम के दौरान गाड़ियों के दस्तावेजात की भी जाँच की गई है। కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి మంగళహాట్ పిఎస్ లిమిట్స్లో నిర్వహించడం జరిగింది. ఇది 3 ఏరియాలు, సుమారుగా 3 ఏరియాలో మేము ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. టక్కర్వాడి, జుంగూర్ బస్తీ అండ్ ఇంకొకటి లోవర్ దూల్పేట్. సో ఇందులో మెయిన్గా మేము ఈ గాంజా, డ్రగ్స్ తర్వాత మిగతా వాటి మీద ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. బట్ మా ఆపరేషన్లో మేము ఇప్పటి వరకు సుమారుగా 7 కమర్షియల్ సిలిండర్స్, తర్వాత 10 డొమెస్టిక్ సిలిండర్స్, చిన్న సిలిండర్స్ 79 మీరు చూస్తున్నారు. తర్వాత కొన్ని ఈ బెల్ట్ షాపుల మీద కూడా దాడి చేయడం జరిగింది. అందులో 41 లీటర్స్ బీరు, అదేవిధంగా ఆల్కహాల్ విస్కీ ఒక 8 లీటర్స్. తర్వాత ఇవి కాకుండా 3 ఆటోల నిండా సుమారు ఒక 15 చిన్న సిలిండర్స్ కూడా పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఇంతకుముందే పంపించడం జరిగింది. వితౌట్ నెంబర్ ప్లేటు లేదా వితౌట్ ఆర్సీ లాంటి కొన్ని వైలేషన్ చేసిన సంబంధించి ఒక 28 టూ వీలర్స్ను కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. సుమారు ఈ ఆపరేషన్లో 200 మంది ఆల్ ర్యాంక్స్, హోంగార్డ్ నుండి మొదలుకొని అప్ టు డీసీపీ వరకు ఆల్ ర్యాంక్స్ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల మేము అందరికి కూడా ఒక మెసేజ్ ఇవ్వదలుచుకున్నాం. ఏంటంటే ఎవరు కూడా ఎటువంటి ఇంక్రిమినేటింగ్ మెటీరియల్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకోకూడదు. ఎవరన్నా అటువంటిది ఏదన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కానీ కూడా తక్షణమే మాకు ఇవ్వాలి. ఈ ఆపరేషన్ వల్ల ఇటువంటి ఒక డిటరెన్స్ ఎఫెక్ట్ కోసం అనేది మేము ఈ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. हैदराबाद के हल्के याकुतपुरा में अवामी मसाइल के हल के लिए MIM की सरगर्मियां जारी हैं। याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मिराज ने SRT कॉलोनी में नई सीवरेज लाइन के कामों का खुद मौका पर पहुंचकर मुआयना किया। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, पार्टी के मुकामी जिम्मेदारान और इलाके के अवाम भी मौजूद थे। MLA ने अवामी शिकायत का जायजा लेते हुए हुकाम को काम जल्द मुकम्मल करने और मियारी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की, जबकि पार्टी ने एक बार फिर वाज़े किया कि वो अवाम के साथ खड़ी है और इनके मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम जारी रखेगी। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी SRT कॉलोनी में एक काफ़ी दिन से सीवरेज ब्लॉकेज का कंप्लेंट कंटिन्यूस चल रहा था, क्योंकि लाइन काफ़ी पुरानी रह के ब्लॉकेज हो गई थी, जिसको नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की ख़ास निगरानी में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर वो काम का आज आगाज़ हुआ है, जिसके इंस्पेक्शन के लिए मैं और यहाँ के साबिक़ा कॉरपोरेटर वासिफुद्दीन साहब आए हुए हैं। काम शुरू हो गया है, इंशाअल्लाह ताला 4 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पे हमारी जमात के ज़िम्मेदारान भी मौजूद है, बस्ती के तमाम लोग के साथ मुलाकात भी हुई। इंशाअल्लाह ताला ये काम को तेज़ी से आगे बढ़ा के कंप्लीट करवाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के इलाके बालापुर की मदीना कॉलोनी में फूड सेफ्टी की संगीनी खिलाफ वर्जी बेनकाब हुई है, जहां GHMC और बालापुर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में एक इस्लामी कोल्ड स्टोरेज यूनिट पर छापा मारा गया।
जिसके दौरान हुकाम को इंतहाई गैर सेहत बख्श हालात में रखा गया सड़ा हुआ गोश्त, बकरे के सर और बड़ी मकदार में गंदगी व फजूला बरामद हुआ। ज़राए के मुताबिक ये गोश्त तकरीबन 8 माह से 1 साल तक गैर कानूनी तौर पर जखीरा किया गया था, जो अवामी सेहत के लिए शदीद खतरा बन सकता था। कार्रवाई के दौरान बड़ी मकदार में आलूदा मवाद जब्त कर लिया गया और यूनिट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में इस तरह के दीगर गैर कानूनी यूनिट्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन तेज किया जाएगा, जबकि मजीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद के इलाके चार मीनार के करीब सरदार महल में BSNL दफ्तर के सामने एक ट्रांसफार्मर में शदीद गर्मी के बायस अचानक आग भड़क उठी। वाक़े के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। तहाँ मोगलपुरा फायर ब्रिगेड ने बरवक्त मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से ट्रांसफार्मर की वायरिंग मुकम्मल तौर पर जल गई, जिसके नतीजे में अतराफ के इलाके में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़िले आदिलाबाद के हज सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम ज़िले सतह का तीसरा हज तरबियती प्रोग्राम क्रिस्टल गार्डन 7 नाला रोड पर सदर सोसाइटी मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल की ज़ेरे सदारत मुनाक़द हुआ, जिसमें आज़मीन हज 2026 की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमाने ने खुसूसी मौलाना मुफ्ती इलियास अहमद हामिद क़ासमी और मौलाना सैयद मजहर क़ासमी नक्शबंदी ने खिताब करते हुए हज के अरकान, फ़राइज़ और वाजिबात की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली और मक्के मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत के दौरान तरजीहात को मलहूज़ रखने की तलक़ीन की। उलमाए किराम ने आज़मीन को सब्र व तहम्मुल, शरई अहकामात की पाबंदी और मनासिक हज बशमुल मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और जुमेरात के तरीक़ेकार से आगाह किया, जबकि जदीद तर्ज पर प्रोजेक्टर के ज़रिए अमली तरबियत भी फराहम की गई। सदर सोसाइटी ने हैदराबाद से जिद्दा तक के सफ़री मराहिल और एहतियाती तदाबीर बयान करते हुए हिदायत दी कि आज़मीन फ़्लाइट से कम 48 घंटे क़ब्ल हज हाउस पर रिपोर्ट करें। मजमूई तौर पर यह तरबियती कैंप आज़मीन के लिए एक मुफीद और जामा रहनुमाई साबित हुआ, जिसे शुरका ने खूब सराहा। लोग फोन पर लगे रहते, दूसरों का देखा देखी हम भी फोनों पर लगे नहीं रहना चाहिए, इसका खास ख्याल रखें। तो वहां पर खवातीन पर्दे को कपड़ा नहीं लगाना है। इसका मतलब यही नहीं कि आपको बेपर्दा हो जाना है, नहीं है। चेहरे का भी पर्दा है हमारी शरीयत में। तो के लिए टोपी नुमा जो है इसका हिजाब मिलता है, जो सामने कैप निकले हुआ टॉप निकले हुआ होता, उसके ऊपर से फेस पीस होता आता है, वो आप इस्तेमाल कीजिए खवातीन। उसके अंदर आपके चेहरे का पर्दा भी हो जाएगा और एहराम यहाँ ना मिले तो हज हाउस पर दुकानें रहती है, वहां पर आपको मिल जाएंगी। आप जरूर ये चीजें खरीद लेना। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राज ऋषि शाह ने मंशियात के बढ़ते हुए रुझानात पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि इस पर काबू पाना सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि पूरे माशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हफ्ता सेहत प्रोग्राम के तहत इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम से रिम्स ऑडिटोरियम तक निकाली गई बेदारी रैली का इफ्तिताह करने के बाद सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने खासतौर पर केमिस्ट और फार्मासिस्ट को सख्त हिदायत दी कि अल्फाजोलम जैसी नशावर अद्वियात डॉक्टर के नुस्खे के बगैर फरोख्त ना की जाएं, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने एंटीबायोटिक्स के बेजा इस्तेमाल से गुरेज और शेड्यूल या H1 अद्वियात सिर्फ तिबी मशवरे से इस्तेमाल करने की ताकीद की। कलेक्टर ने खबरदार किया कि अद्वियात का गलत इस्तेमाल गुर्दे और जिगर जैसे अहम आज़ा को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि मुतालिका महकमों को हिदायत दी गई है कि रिम्स और मेडिकल कॉलेज के अतराफ नशावर अशिया के खिलाफ सख्त निगरानी रखी जाएगी और नशे की आदी अफराद के लिए काउंसलिंग मराकज़ से फ़ायदा उठाया जाएगा। सोशल वेलफेयर కాంప్లెక్స్ లో మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే గారు వారు 200వ జయంతి కార్యక్రమం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది। ఈరోజు బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది। నాతో పాటు డీబీసీడీఓ గారు, జిల్లాధికారులు, బీసీ సంఘం, ఎస్సీ సంఘం, ఎస్టీ సంఘం, మైనారిటీ సంఘం నాయకులు, ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరూ కూడా పాల్గొన్నారు। సో మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే గారు వారు మళ్ళీ బడు బలహీన వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు న్యాయం కోసం చాలా పోరాటం చేసి మళ్ళీ మీ అందరికీ తెలుసు ఒక సత్య శోధక్ సమాజ్ కూడా ఏర్పాట్లు చేసి మళ్ళీ వారితో పాటు సావిత్రిబాయి పూలే
మరి మహిళలు ఎడ్యుకేషన్ కోసం కూడా ప్రత్యేకంగా బీసీ కానీ ఎస్సీ కానీ ఎస్టీ కానీ అన్ని వర్గాల్లో ఎక్కడైనా ఏవైతే అన్యాయం ఉన్నాయో దానికి ఏ విధంగా తొలగించాలి అంటే ఎడ్యుకేషనే ఒకటే మార్గం. అటువంటి ఒక తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ వారితో చాలామంది మహనీయులు కూడా స్ఫూర్తి తీసుకొని, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు కూడా వారు ఒక స్ఫూర్తి తీసుకొని మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇటువంటి ఏవైతే బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయో వాటికి మళ్ళీ రిజర్వేషన్ కానీ మిగతా అన్నిటి కూడా తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఎడ్యుకేషన్లో కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్లో కానీ అటువంటి కూడా రిజర్వేషన్ వల్ల మళ్ళీ చాలామంది ఇప్పుడు దానికి ఒక లాభాలు తీసుకొని మళ్ళీ ముందుకి వచ్చారు. కాబట్టి ఇటువంటి మన మహనీయులకి మన జీవితంలో కూడా స్ఫూర్తి తీసుకొని ప్రతి ఒక్క కమ్యూనిటీలో మరి ఎక్కడైనా భేదభావం లేకుండా అందరూ కలిసి ఎడ్యుకేషన్ మార్గంలో ముందుకు వెళ్తూ మరి ఎడ్యుకేషన్ ద్వారానే సమాజం బాగా పడతాయి. ఆ ఒక్క మెసేజ్ అందరూ కూడా తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ చాలా సంతోషం. మనం అధికారంగా 200వ జయంతి ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాము. దాని సందర్భంగా మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన అందరూ బీసీ సంఘాల నాయకులకి, ముఖ్యంగా బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్కి నా తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అందరికీ కూడా మహాత్మా फूले गारू ज्योतिबा फूले गारू 200వ जयंती शुभकामनाएं తెలియజేస్తున్నాం. महकमा बरखी के आर्टिजन और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन जो गुज़िश्ता 20 बरसों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं ने मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने के मुतालबे पर गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है और हफ्ते के रोज़ चौथे दिन में दाखिल हो गई। इसी दौरान मुलाजमीन ने दफ्तर के हाथे में विंता विप्रो इज्तिमाई पकवान के जरिए एहतजाज दर्ज करवाते हुए हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश की। जेएसी कायदीन बशमुल मोहसिन खान, संजीव नायक और दिगर ने इल्ज़ाम आयद किया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने पदयात्रा के दौरान मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का वादा किया था, मगर इख्तिदार में आने के बावजूद इस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि 26 मार्च को पेशगी नोटिस दिए के बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बित रद्दअमल नहीं मिला है, जिसके बायस हड़ताल पर मजबूर होना पड़ा। मुलाजिमीन का कहना है कि वो 24 घंटे खिदमत अंजाम देते हैं, इसके बावजूद इन्हें मुस्तकिल ना करना नाइंसाफ़ी है और वाज़े किया गया कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करती है तो हड़ताल ख़त्म की जा सकती है, बसूरत दिगर एहतजाज जारी रखा जाएगा। ఈనాటి ఆర్టిజన్ జేఏసీ 4వ రోజు సమ్మె కార్యక్రమం మరి మేము దఫాలుగా ఇలా ప్రభుత్వాన్ని యాజమాన్యానికి మరి చాలాసార్లు మేము మందలించి మరి మమ్మల్ని చల్చలకు పిలువమని చెప్పడం జరిగింది. మరి వారు ఆ ప్రభుత్వ హయాంలో లేనప్పుడు మరి మాకు టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్లో మరి రెగ్యులరేషన్ చేస్తున్నామని ఒక 1946 స్టాండింగ్ రూల్స్ తీసుకొచ్చేసి మరి బ్రిటిష్ కాలం నాటి మాకు రూల్స్ తీసుకొచ్చేసి మమ్మలను ఇలా అనేక విధాలుగా రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ తోటి పొంతన లేకుండా మమ్మల్ని ఇలా ఆగం చేయడం జరిగింది. మరి అప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఉన్న టీఆర్వీ కేసును మేము చాలాసార్లు వేరుకోవడం జరిగింది. అయినా వాళ్ళు పట్టించుకోకపోతే మరి ఇప్పటి ప్రభుత్వంలో ఉన్న నాయకులు అప్పట్లో పాదయాత్రలో కూడా మాకు హామీ ఇచ్చారు. మరి మేము ప్రభుత్వంలో రాగానే మరి 6 నెలల్లో మీ ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ చేస్తామని చెప్పారు. మరి అందుకే మేము దఫాలుగా చాలాసార్లు 2.5 సంవత్సరాల నుంచి మరి వాళ్ళను వేడుకుంటా ఉన్నాము. మరి వాళ్ళు స్పందించగా మరి ఇవాళ గత్యంతరం లేక మరి ఇలా రోడ్డు మీదకి రావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఇవాళ మేము ఇష్టం పూర్వకంగా కూడా మేము సమ్మె చేస్తలేము, కానీ ఇవాళ ప్రభుత్వం యాజమాన్యం మమ్మల్ని పట్టించుకోకపోవడానికే ఇవాళ మేము సమ్మె చేయాల్సి వస్తుంది. ఇవాళ అన్మెన్ వర్కర్లు కావచ్చు, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు కావచ్చు, ఇవాళ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు కావచ్చు, అట్లనే సబ్స్టిట్యూషన్లో కావచ్చు, వాళ్ళ ఆస్తిని మేము సొంతంగా ఇవాళ 24 గంటలు అక్కడే ఉండి మేము కాపాడుతూ ఉన్నాము. మరి ఫీల్డ్లలో ట్రాన్స్ఫార్మర్లకు అతుక్కొని చాలామంది కూడా గుండెలో పెట్టుకొని ఇలా ఈ లైన్స్లను కాపాడుకుంటా 24 గంటల సప్లై ఈ ప్రజాప్రభుత్వానికి ఇస్తున్నాము. మరి అటువంటప్పుడు ఈ ప్రజాప్రభుత్వం మరి కార్మికులను పట్టించుకోకుండా, ఉద్యోగులను పట్టించుకోకుండా ఇలా మరి మమ్మల్ని రోడ్డు పాలన చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పటికైనా పిలిచి మాతోటి చర్చిస్తే బాగుంటుంది. మరి మాకు హామీలు ఇచ్చారు, మరి అదే హామీలను ఇప్పుడు మేము మరి అడుగుతూ ఉన్నాము. మరి ఇంతకాలం మరి మేము వెయిట్ చేసి 2.5 సంవత్సరాల నుంచి వెయిట్ చేసి మరి ఇప్పటికి కూడా చర్చలకు పిలవకుండా మరి ఇవాళ 4వ రోజు అవుతుంది, ఇప్పటికి కూడా మమ్మల్ని చర్చలకు పిలవడం లేదు. అసలు మీ సమస్యలు ఏంది అని కూడా మమ్మల్ని మందలించడం లేదు. దయచేసి ఇప్పటికైనా మమ్మల్ని పిలిచి మరి మా సమస్యలను క్లియర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. तेलंगाना के सूर्यापेट में गुज़िश्ता शब बस हादसा पेश आया, तहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे में तहम बसों को इंतहाई तेज़ रफ्तार और लापरवाही से चलाने के वाक़यात से अवाम में तशवीश पैदा हो गई है।
कहा गया है कि गुज़िश्ता शब इंटरसिटी स्मार्ट बस सूर्यापेट के करीब एक ट्रक से टकरा गई। बस का ड्राइवर इंतहाई लापरवाही के साथ गाड़ी चला रहा था। बस ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में दोनों ही गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुकामी अवाम ने बताया कि अगर ड्राइवर संजीदगी से और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं तो इस तरह के हादसात को टाला जा सकता है। ड्राइवर की लापरवाही और इंतहाई तेज रफ्तारी की वजह से यह हादसा पेश आया। तमाम खुशकिस्मती से इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रियासत में महकमा ट्रांसपोर्ट को इस तरह की लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल ऐसे हादसात को टाला जा सके। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के नताइज का कल होगा ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जारी करेंगे नताइज। पर्चों की जांच हुई मुकम्मल। रेवंत रेड्डी को जाना और केसीआर को वापस आना होगा। केसीआर से मुलाकात के बाद जीवन रेड्डी का बयान। वादे पूरे न करने का इल्जाम। जगतियाल में केसीआर का अनकरीब बड़ा जलसा। संगारेड्डी जिले अमीनपुर मंडल में हाइड्रा के बड़े पैमाने पर इंहदामी कार्रवाई को हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। मुकामी अवाम की दरख्वास्त पर अदालत का फैसला। हैदराबाद पुलिस का नया इक़दाम। खुफिया कैमरों की निगरानी सख्त। होटल, मॉल्स और कॉलेजेस में छुपे कैमरों की शुरू होगी तलाशी। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए CI टीम्स कायम। जदीद कैमरे फराहम। नशा करने और मंशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। कब्रिस्तानों और रेलवे स्टेशनों पर दी जाएगी खुसूसी तवज्जो। एडिशनल DCP टास्क फोर्स A श्रीनिवास राव का बयान। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।